नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की कविता उत्साह। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी छायावादी कवि थे। छायावाद आधुनिक काल का ही एक कालखंड है। यह कविता एक आह्वान गीत है। आह्वान अर्थात बुलाना या पुकारना। उत्साह का अर्थ है जोश। एक ओर तो बादल इस कविता में प्यासे और पीड़ित जनों की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी ओर बादल एक प्रतीकार्थ है। कहने का अर्थ यह है कि बादल कहकर कवि ने नए कवियों को, नए साहित्यकारों को संबोधित किया है। कवि चाहता है कि ऐसी रचनाएं लिखी जाएं जो उत्साह से जन जन को भर दें, क्योंकि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। तो जब साहित्य को पढ़ा जाता है, साहित्य का अध्ययन किया जाता है, तो उसका प्रभाव सीधे हमारे मन पर पड़ता है। हमारे मन पर जो प्रभाव पड़ता है उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं। स्पष्ट सी बात है यहाँ। तो इसीलिए उत्साह के माध्यम से, इस आह्वान गीत के माध्यम से कवि क्रांति चेतना उत्पन्न करना चाहता है। क्योंकि जो समाज में बुराइयां आ जाती हैं, समाज जिन अपराधों से घिर जाता है और हमारे मन की शक्ति, हमारे भीतर की शक्ति जब समाप्त हो जाती है, तो समाज में बुराइयां बढ़ती ही चली जाती हैं। उन्हें कवि दूर करना चाहता है, इसीलिए वह नए कवियों का आह्वान करता है। आइए पढ़ते हैं उत्साह। सबसे पहले सस्वर वाचन। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। बादल गरजो, कठिन शब्द, धाराधर, जल की धारा को धारण करने वाला अर्थात बादल। यहाँ केवल बादल के लिए कहा गया है, वैसे धाराधर बादल का पर्यायवाची नहीं होता। ललित अर्थात सुंदर, विद्युत अर्थात बिजली, छवि इसका प्रचलित रूप छवि जिसका अर्थ है प्रतिरूप, उर हृदय, वज्र अत्यधिक कठोर या शक्तिशाली भी कह सकते हैं, नूतन अर्थात नवीन, नया, विकल व्याकुल, परेशान, उन्मन अनमना, निदाघ गर्मी, सकल सारा या सभी, घन बादल, तप्त गर्मी के कारण तपा हुआ, शीतल ठंडा। इसका भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। कवि कहते हैं बादल गरजो, बादल तुम आओ, गरज कर बरसो। भाव यही है कि कवि क्रांति चेतना, एकदम बदलाव लाना चाहता है। तो कहता है कि गरज कर बरसो, रिमझिम फुहार से कुछ नहीं होगा, थोड़ी बहुत वर्षा से कुछ भी नहीं होगा, गरज कर फिर बरसो। घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, बरसो, पूरे आसमान को, पूरे आकाश को घेर लो। घोर माने सब ओर से, पूर्ण रूप से आकाश को घेर लो। और धाराधर, जैसा कि मैंने शब्दार्थ में बता दिया कि प्रवाहित होते जल को धारण करने वाले बादल आओ और आसमान में छा जाओ, हर ओर से छा जाओ, घेर लो, फिर बरसो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जैसे घुमेरदार बाल होते हैं, किसी के भी बाल घुंघराले हो सकते हैं,
तो जैसे कि बादल कैसे हैं, जैसे घुंघराले बाल हों, घेरदार बाल और बड़े ही सुंदर बाल। जैसे कभी बादलों की तुलना इसलिए इस प्रकार करते हैं कि बादलों का कोई एक जैसा नहीं है। बादल सबका आकार, सबका प्रकार एक नहीं है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई कैसा दिखता है। काले रंग के तो हैं बादल, लेकिन आकार प्रकार सबका अलग अलग है। यदि आसमान में ध्यान से देखा जाए तो सबका अलग अलग है। तो उसकी तुलना कभी घुंघराले बालों से करते हैं कि सुंदर घुंघराले बालों जैसे बादल हैं। दूसरी ओर इसका एक और अर्थ निकलता है, बाल कल्पना कैसे पाले में यहाँ पर यमक अलंकार है। कभी कहते हैं कि जैसे छोटे बच्चे की कल्पना होती है, बिल्कुल निराधार और निराकार होती है, उस कल्पना का कुछ भी कल्पना कर सकता है। अभी जादू से वह परीलोक में चला जाएगा, या जादू से जो भी उसको प्राप्त करना हो वह प्राप्त कर लेगा। कल्पना में कोई भी कल्पना कर सकता है, और बालक की कल्पना बड़ी ही मनोहारी होती है। यदि आप किसी छोटे बच्चे से बात करें तो उसकी कल्पनाओं के विषय में जब वह बताएगा तो आपको बड़ा आनंद आएगा। इसीलिए कवि कहता है कि जैसे बिल्कुल जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसी कल्पना के जैसे ये बादल हैं। क्योंकि बादल का कोई आकार तो हो नहीं सकता, किसी भी छोटे बड़े, थोड़े मोटे बादल, थोड़े पतले बादल कैसे भी हो सकते हैं। तो इसीलिए कवि कहता है कि ये बालक की कल्पना जैसे बादल हैं, जिसका कोई आधार नहीं है और बड़े ही मनोहारी हैं। तो यहाँ पर यमक अलंकार है क्योंकि दो अर्थ निकल रही है। बाल एक तो केश और दूसरा इसका अर्थ है बालक, बच्चा। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। अब कवि नए कवियों को संबोधित करते हैं, कहते हैं कि ऐसा सृजन करो, ऐसा साहित्य लिखो कि जिसे पढ़कर सबके हृदय में विद्युत की छवि उत्पन्न हो जाए। भाव यही है कि विद्युत क्या करती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है। जब बिजली के से चलने वाले जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं, जितना भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, तो ये जब चलते हैं तो ये कैसे चलते हैं, क्योंकि ऊर्जा इनके अंदर प्रवाहित हो रही। तो एक ऊर्जा सबके हृदय में, उर अर्थात हृदय, तो ऊर्जा सबके हृदय में भर दो। किससे? अपनी नई कविता से। नई नई कविताएं लिखो और उत्साह से परिपूर्ण लिखो। ऐसी लिखो कि एक नव जीवन सब में आ जाए। क्योंकि कवि क्रांति चेतना लाना चाहता है सबके मन में। कवि चाहता है कि भाई सभी लोग जैसे बिल्कुल निश्चेष्ट से बैठे हैं, समाज में जो भी हो रहा है उसे होने दे रहे हैं, तो कवि को यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कवि चाहता है कि ऐसा साहित्य लिखा जाए कि सबका मन परिवर्तित हो, और जब सबका मन परिवर्तित होगा, सभी सामाजिक बुराइयों को दूर करना चाहेंगे, तभी यह संसार, इस संसार का कल्याण तभी होगा। तो कहते हैं कि नवजीवन भर दो सब में एक नया उत्साह, नया जोश भर दो अपनी कविता से। वज्र छिपा नूतन कविता, नूतन अर्थात नया। कवि कहता है कि नई कविता ऐसी लिखो जिसमें वज्र छिपा हो। भाव यही है कि शक्तिशाली हो, साहित्य ऐसा हो जो शक्तिशाली हो, जो सबके मन पर गहरा प्रभाव डाले, ऐसी कविता लिखो। वैसे तो वज्र इंद्र का एक अस्त्र है, आप जानते ही हैं, और इसका अर्थ इसीलिए हम, क्योंकि इंद्र का अस्त्र है तो निश्चित ही बड़ा कठोर और शक्तिशाली है, इसीलिए हम इसे शक्तिशाली के अर्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यही कवि का कहना है, नई कविता जिसके अंदर की वज्र छुपा हो, जो सबके मन को एकदम परिवर्तित कर दे। बादल गरजो, बादल तुम गरजो, खूब आवाज के साथ, खूब तेज आवाज के साथ। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, जब ग्रीष्म ऋतु थी, सभी लोग गर्मी के कारण
व्याकुल थे, परेशान थे। और परेशान जब हम होते हैं तो हम अनमने से हो जाते हैं, हमारा मन किसी कार्य में नहीं लगता और थोड़ा स्वभाव चिड़चिड़ा भी हो जाता है। तो सारी धरती ही, जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो सारी सृष्टि ही व्याकुल हो जाती है। सभी मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक जीव जंतु यहाँ अनमने हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और तब हम क्या सोचते हैं कि किसी तरह बारिश की एक बूंद आ जाए और हम प्रसन्न हो जाएं। सारी धरा वर्षा ऋतु आने से प्रसन्न हो उठती है। सारी वनस्पतियां, पेड़ पौधे, हर प्रकार के, हर किसी को जल चाहिए, मनुष्यों को भी चाहिए, हर जीव जंतु को चाहिए। तो इसीलिए कवि कहता है कि सभी व्याकुल हैं, ग्रीष्म ऋतु है और सभी व्याकुल हैं। और एक और इसका अर्थ यही है कि समाज में इतना कुछ अवांछित हो रहा है, ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिससे कि मन सबका खिन्न है, सभी दुखी हैं। अब वो सामाजिक कुरीतियां भी हो सकती हैं और समाज में बढ़ते अपराध भी हो सकते हैं, बहुत सी बुराइयां हो सकती हैं अनगिनत। तो कवि यही कहता है कि सब लोग बड़े परेशान हैं। विश्व के निदाघ के सकल जन, सारा ही विश्व, इस विश्व के सभी जन गर्मी के कारण परेशान थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। और जब इस प्रकार गर्मी से सभी परेशान होते हैं, तब यदि हम आकाश में अज्ञात दिशा से, ऐसी दिशा जिसके विषय में हमें कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम नहीं समझ सकते कि बादल किस दिशा से आ रहा है, इधर से उधर से, पूर्व से पश्चिम से, उत्तर से दक्षिण से, कहीं से भी बादल आता है, हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन सी दिशा से आए। इसलिए कभी कहता है कि अज्ञात दिशा से वर्षा करने के लिए बादल आए या बादल आ जाते हैं। तभी क्या होता है, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तो उसी समय जो धरती तपी हुई है, ग्रीष्म ऋतु के कारण तपी हुई है, उसमें ये बादल आकर उस धरती को शीतल कर देते हैं। भाव यही है कि अभी भी कवि बादलों को संबोधित कर रहा है, इसीलिए कि यह जो धरती तपी हुई है ग्रीष्म ऋतु के कारण, गर्मी के कारण सभी परेशान हैं, पूरी सृष्टि व्याकुल है। तो बादल आओ और हमें इस गर्मी से, सभी को इस तपती हुई, झुलसती हुई गर्मी से सभी को कुछ राहत पहुंचाओ। ऐसा इसलिए कवि बादल का आह्वान करते हैं। दूसरी ओर इसका भावार्थ यही है कि इस धरती की प्रत्येक दिशा में जो भी बुराइयां हैं, जो भी विध्वंसकारी तत्व हैं, उन्हें दूर करने के लिए एक यही उपाय है कि साहित्यकार अच्छा सृजन करे, उत्साह से परिपूर्ण सृजन करे। यही थी कविता उत्साह। आशा है आपको पसंद आई होगी। यदि आई होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।